दोस्तों, आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर, जो वैज्ञानिकों के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इतनी प्राचीन होने के बावजूद भी यह सभ्यता कितनी विकसित थी, आज इसी दिलचस्प टॉपिक को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता की उत्पत्ति का समय अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग बताया गया है, लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका सही समय 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इस सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के प्रभाव से हुआ था। क्रेमर के अनुसार लगभग 2400 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए और उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल अपनी संस्कृति में परिवर्तन कर सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। इस सभ्यता की उत्तरी सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित रहमान डेरी तथा दक्षिणी सीमा गुजरात प्रांत में स्थित भगतराव है। यह दोनों स्थान एक दूसरे से 1400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था जो रावी नदी के किनारे पंजाब में स्थित माटगोमरी जिले में है। दोस्तों, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थानों की खोज हो चुकी है, लेकिन इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मुख्य हैं। मोहनजोदड़ो यह सिंधु के लरखना जिले में स्थित है। इनके अलावा लोथल यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में गंगानगर जिले में स्थित है। बनावली यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। रोपड़ यह सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। रंगपुर यह गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है तथा अली मुराद यह सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा में पक्की ईंटों की बनी एक इमारत भी खोजी गई, जिसे वैज्ञानिकों के अनुसार अन्नागार बताया गया, और मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार भी पाया गया। यहाँ तक कि इस सभ्यता में ज़्यादातर स्थानों पर सड़कें भी पक्की ईंटों की पाई गईं। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती है। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। नगर को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग कहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला होता था जिसे निचला शहर कहते थे। ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से दुर्ग के प्राचीन अवशेष भी पाए गए हैं। यहाँ के लोग विज्ञान और तकनीक में भी काफ़ी आगे थे। यहाँ धातुओं की ढलाई का काम भी होता था। कांसा, सोना, चांदी का प्रयोग करते थे। इन धातुओं से कई वस्तुएं बनाया करते थे तथा आभूषण भी बनाया करते थे। हड़प्पा से 2500 सोने की मोहरें प्राप्त हुई हैं तथा 6 लड़ी का सोने के मनकों का हार भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से घिया पत्थर की एक मानव मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे एक योगी की मूर्ति बताया गया है, तथा एक 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति बताया गया है, तथा एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति भी मिली है। यहाँ के लोग चमकदार मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी किया करते थे। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था: योद्धा, विद्वान,
व्यापारी और श्रमिक। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा पाठ को भी अधिक महत्व देते थे। यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी, पृथ्वी की पूजा होती थी, शिव की पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, नाग पूजा, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ एक लिपि का भी प्रयोग किया जाता था जिसे चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। यहाँ पर गेहूँ, जौ, सरसों, मसूर, तिल आदि के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ के लोग 2 पहिए वाली और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का भी प्रयोग किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से जुते हुए खेतों के साक्ष्य तथा कृषि के औजार भी पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध मेसोपोटामिया से था, जिनके आपस में व्यापारिक संबंध भी थे, जो अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान समुद्री मार्ग से किया करते थे। इतने बड़े भूभाग में फैली इतनी विकसित सभ्यता अपना कोई चिन्ह अथवा स्मृति छोड़े कैसे लुप्त हो गई? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमारे आज के ज्ञान के आधार पर भी नहीं दिया जा सकता। केवल वैज्ञानिकों के अनुमान के आधार पर अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। ऐसा माना जा सकता है कि अलग अलग स्थानों के पतन के लिए अलग अलग प्राकृतिक कारण उत्तरदायी रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।